जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय है भाषा और भाषा शिक्षण स्तर 2 इकाई 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 3। इसके पहले हम अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे अध्याय 3। विषय है अध्याय के अंतर्गत है भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थात जो बच्चों को भाषा सिखाई जाए उनके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, किस प्रकार बच्चे भाषा सीखें, है ना। भाषा न सीखने के कारण क्या हो सकते हैं, भाषा किस प्रकार सिखाई जाए, कैसे मौके उपलब्ध कराई जाए, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं और उन उद्देश्यों को एक विद्यालय में स्थापित करके वहां के शिक्षकों द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं लक्ष्य की ओर कि भाषा शिक्षण के क्या लक्ष्य होना चाहिए। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं भाषा शिक्षण के लक्ष्य। तो हम यह डिसाइड करते हैं कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचना है ना। हमें तय करना होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है, इसलिए छात्रों की भाषा विषय पर पकड़ कैसी है, मजबूत कैसी है, उनको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक के रूप में हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि बच्चे किस सीमा तक मतलब बच्चे सीख पाएंगे, जान पाएंगे, हम यह एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो आइए पहला लक्ष्य है जो कुछ सुनता है उसे समझने की दक्षता हो। कहने का अर्थ है कि बालक जो कुछ भी सुन रहा है ना, उनको समझने की दक्षता हो। अब कक्षा में क्या होता है, बालक है भाई, है ना, उनका ध्यान इधर उधर लगा रहता है। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें ऐसे ऐसे मौके उपलब्ध कराया जाए, ऐसे कहानियां कविता सुनाई जाए जिनसे वह ध्यान से सुने और रुचिपूर्वक सुने, ध्यान से सुने और रुचिपूर्वक सुने, जिनसे उनके अंदर सुनने की दक्षता हो, है ना। कुछ ऐसे मतलब होते हैं टॉपिक होते हैं जिनमें हंसी मजाक भी होता है, बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। तो ऐसे विषयों को छात्रों को सुनने के अवसर प्रदान करें, अर्थात छात्रों को सुनाए। इसलिए कहा गया है कि जो कुछ वह सुनता है उसे समझने की दक्षता हो, अर्थात बालक जो कुछ भी सुन रहा है उसे समझने की दक्षता प्राप्त हो। इसके लिए आपको ऐसे मौके उपलब्ध कराने होंगे जिनसे वह बालक जो सुन रहा है उनमें वह सुनकर समझने की दक्षता प्राप्त कर सके। दक्षता का अर्थ होता है यहाँ पर कौशल प्राप्त कर सके। और किसी महापुरुष ने कहा है कि जो जितना ध्यान से सुनता है वह उतना ही ध्यान से बोलता भी है ना। जितने ध्यान से सुनता है वह उतनी ध्यान से बोलता भी है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतने ज्यादा हमारे समझने की दक्षता विकसित होते जाएगी। तो आइए हम चलते हैं दूसरा, समझ के साथ पठन की योग्यता, अर्थात इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले वर्ष की पठन क्या है। वास्तविक में पठन होता है समझ के साथ पढ़ना, अर्थात उनसे अर्थ निकालना, जो हम पढ़ रहे हैं उनके अर्थ क्या होंगे यह जानना। तो पढ़ना क्या है, समझ के साथ पठन की योग्यता। जब छात्रों को हम पढ़ने के लिए प्रेरित करें, पढ़ने के लिए मौके उपलब्ध कराएं, तो क्या होना चाहिए कि छात्र जब पढ़े तो समझ के साथ पढ़े, अर्थात उनसे वह अर्थ निकाले। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है भाषा शिक्षण के लक्ष्य, तो भाषा क्या होता है, शिक्षण क्या होता है ना, लक्ष्य क्या होता है, अर्थात इन सारे शब्दों के अर्थों को समझे, है ना, तभी वह उनका पढ़ना सार्थक होगा। और पठन वही श्रेष्ठ है जो प्रत्येक शब्द के अर्थ, वाक्य के अर्थ हमें मालूम हो, तभी हमारा पढ़ना सार्थक कहलाएगा, नहीं तो हमारा पढ़ना सार्थक नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार कहा गया है कि समझ के साथ पठन की योग्यता हो, अर्थात ऐसे पढ़े जिनसे वह समझने की योग्यता प्राप्त हो, अर्थात ऐसा पढ़े ताकि समझने में उनको आसानी हो, उनके प्रत्येक शब्द के अर्थ को जान सके। इस प्रकार से छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। अब मान के चलिए एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है, अर्थात कुछ करने के लिए कहा जाता है, किसी कहानी पर विचार देने के लिए कहा जाता है, किसी कविता पर विचार देने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या करता है, डर जाता है, सही ढंग से अपनी बात को नहीं कह पाता, अर्थात अभिव्यक्त नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता।
तो इस प्रकार कहा गया है कि सहज अभिव्यक्ति की क्षमता हो, अर्थात अधिक से अधिक छात्र अपने आप से अंदर से बोल करके अपने बातों को, अपने विचारों को, अर्थात जो कहने वाला है उनको अभिव्यक्त करे। ऐसी क्षमता का क्या करना है, विकास करना है। यह भी एक लक्ष्य है। अधिकतर क्या होते हैं कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में छात्र अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाते, और जैसे ही वह उच्च स्तरों की कक्षाओं में बढ़ते हैं तो वहां पर भी वह संकुचित दबाव महसूस करता है। इसलिए छात्रों को प्राथमिक स्तर पर ही सहज अभिव्यक्ति अर्थात स्वयं बोलने की क्षमता का विकास करना होगा। तभी बालक जैसे वो स्तर आगे बढ़ेगा तो वह सहज अभिव्यक्ति जब विकसित हो जाएगी तो आसानी से बोल लेगा और हर विषय में उनको आसानी होगी और तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सहज अभिव्यक्ति का विकास हो, यह क्षमता हो। सुसंगत लेखन, आप सभी जानते हैं कि जिसका राइटिंग लेखन अच्छा होता है उनका बेस्ट माना जाता है, उनका राइटिंग अच्छा बनता है ना। तो लिखे कैसे, है ना, लिखे कैसे, शब्दों को एक निश्चित आकार में कैसे जमाए, है ना, मात्राओं को कैसे प्रदर्शित करें, उनकी जो रेखा है उनको कैसे प्रदर्शित करें, अल्प विराम, पूर्ण विराम, है ना, अर्ध विराम कहाँ कहाँ पर लगाए जिससे वाक्य की शोभा बढ़ती हो, है ना। तो इस प्रकार सुसंगत लेखन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर लेखन शक्ति का विकास कर सकते हैं, है ना। और लेखन ही अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जैसे हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं अपनी बातों को, एक तो हम बोल करके करते हैं और दूसरा हम लिख करके करते हैं। इस प्रकार सुसंगत लेखन ही बच्चों को आगे और ले जाएगी, इसलिए ले जाएगी कि जितना ज्यादा बच्चे लेखन की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और अर्धविराम, पूर्ण विराम ये सब लगाते जाएंगे तो उनके अंदर लेखन शक्ति का विकास होगा। इसीलिए कहा है कि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्रों को सुसंगत लेखन भी सिखाएं। अक्सर यह होता है कि हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं और छात्र को उनकी कॉपी करने के लिए बोल देते हैं, अर्थात ऐसे लिख करके आने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो सुसंगत लेखन नहीं है। सुसंगत लेखन में जो उच्च कोटि की जो राइटर है उनकी जो क्या बोलते हैं राइटिंग है, उनकी लेखन बच्चों को देना चाहिए जिनसे उनसे वह प्रेरणा प्राप्त कर सके और सुसंगत लिख सके। इसलिए एक शिक्षक को यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नेक्स्ट आइए, विभिन्न स्वर स्तरों पर नियंत्रण। आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उनकी जो स्वर तंत्रियां हैं, ये स्वर तंत्र है वो अलग अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है, अर्थात हर एक व्यक्ति का स्वर तंत्र एक समान नहीं है ना। तो इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उनके लिए ऐसे मौके उपलब्ध कराए जाए जिससे वह स्वर तंत्र उनकी खुल सके, है ना। जो वह बोलना चाह रहे हैं, जैसे कहानी को कैसे बोलते हैं, कहानी कैसे बोलते हैं, कहते हैं, कविता को कैसे बोलते हैं, या अन्य जो कहा जाए गद्य पद्य है उनको कैसे बोलते हैं, उनके बारे में क्या किया जाए, अभ्यास करा जाए, तभी उनकी जो स्वर तंत्रियां है वो खुल पाएगा, है ना। तो इसलिए जो बालक की जो स्वर तंत्रियां हैं उनको खुलने का अवसर प्रदान करें ताकि किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को बोलने में उनको असुविधा ना हो। अधिकतर क्या होता है कि बहुत से छात्र जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी स्वर तंत्रियां खुल नहीं पाती है। अधिकतर यह गलतियां हो जाती है, मात्रात्मक त्रुटियां यह हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो स्वर तंत्रियां है वो खुलनी चाहिए। इसके लिए छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास के मौके उपलब्ध कराने होंगे, तभी सही ढंग से वह बोल पाएगा, स्पष्ट बोल पाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। आप सभी जानते हैं कि जो भाषा है, हमारी जो हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं या कोई भी भाषा ले लें, है ना, तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे वर्ड आएंगे, है ना, कहाँ पर मुहावरे लोकोक्ति को प्रयोग करना है ना, भाषा किस प्रकार से बनी है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रकार भाषा का क्या करना है, वैज्ञानिक अध्ययन करना है, अर्थात कुछ तकनीकों के माध्यम से उनका अध्ययन करना है। अध्ययन करने से क्या होगा कि भाषा के बारे में हमें गहराई से पता होगा। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम गहराई से भाषा के बारे में जानें, तभी हम भाषा का सही ढंग से अध्ययन कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए, सृजनात्मकता।
अर्थात भाषा के माध्यम से छात्रों में सृजनशील शक्ति का विकास करना है। जब सृजनशील शक्ति का विकास करेंगे तो उनके अंदर सृजनात्मकता का गुण आएगा। वह भाषा के हर एक पहलू को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, लिख पाएगा और भाषा में अपने भाव विचारों को स्पष्ट रूप से कह पाएगा और नए नए कहानी कविता से संबंध स्थापित कर पाएगा और निर्माण कर पाएगा। इसलिए छात्रों के अंदर सृजनात्मकता के गुण विद्यमान होने चाहिए। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के अंदर सृजनात्मकशील या सृजनशील शक्तियों का निर्माण करें। इस प्रकार यह एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लास्ट है संवेदनशीलता। संवेदनशील का तात्पर्य है कि हमें किसी दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति, है ना। हमें सहिष्णु होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, ठीक है। हमें मार्मिक भाव से, भावना पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिनसे मतलब जो छात्र है, छात्रों के अंदर यह गुण स्थापित करेंगे तो वह अपने देश प्रेम, देश, अपने राज्य, अपनों से बड़ों के प्रति क्या हो जाएगा, वह एक प्रकार से उनके प्रति प्रेम, आस्था उमड़ आएगी। तो इसलिए छात्रों के अंदर संवेदनशीलता का गुण विद्यमान होना चाहिए। वह दूसरों को समझे, वह जीवन के प्रति दया करे, है ना। इस प्रकार संवेदनशील होना बहुत ही आवश्यक है। ये हो गया भाषा शिक्षण के लक्ष्य, जो शिक्षाविदों ने निर्धारित किया है कि एक छात्रों के अंदर क्या होनी चाहिए। आइए चलते हैं अब भाषा शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत हम जानेंगे कक्षा 1 व 2, यहाँ पर 2 है, 1 व 2 के छात्रों के लिए क्या उद्देश्य रखा गया है, किस प्रकार कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों के लिए उद्देश्य होने चाहिए। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है विचार अनुभव बताना, है ना, और उनके अंदर उत्सुकता जागृत करना, जिनसे वह अधिक से अधिक अपनी बात को कह पाए। तो पहला है विचार अनुभव बताना, छात्रों के अंदर क्या क्या विचार पैदा हो रही है ना। छात्रों ने जो पढ़ा है, जो समझा है, तो उन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया है, तो उन अनुभव को उत्सुकता पूर्वक बताना, यह भी एक उद्देश्य है ना। तो पहला उद्देश्य क्या है, विचार अनुभव को बताना, वह भी उत्सुकता पूर्वक, पहला उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट है एक के पहला है ना, अपनापन महसूस करना। अधिकतर क्या होता है कि छात्र घर से विद्यालय आते हैं, है ना, विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में अपनापन महसूस नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि विद्यालय का वातावरण अलग होता है और समाज का वातावरण अलग होता है, अर्थात घर परिवार का वातावरण अलग होता है। इसलिए जैसे ही विद्यालय कक्षा में आता है, अर्थात विद्यालय में आता है बच्चे ना, तो यहाँ अपनापन महसूस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यह एक उद्देश्य है कि जब छात्र कक्षा में आए, विद्यालय में आए, तो वहाँ पर अपनापन महसूस हो, है ना, अपनापन महसूस हो, अर्थात आत्मीयता का गुण उनके अंदर विद्यमान हो, ऐसे मौके उपलब्ध कराने होंगे, यह भी एक उद्देश्य है। नेक्स्ट आइए घर और स्कूल की भाषा में संबंध। आप सभी जानते हैं कि घर की जो भाषा होती है वह मातृभाषा होती है और स्कूल की भाषा होती है वह मानकीकरण अर्थात शुद्ध भाषा होती है ना। तो जो घर की भाषा और यहाँ स्कूल की जो भाषा है उनमें संबंध स्थापित करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि कई मतलब कहा जाए जो आयोग बना है, उन आयोगों ने सुझाव दिया है कि जो पहली और दूसरी की जो भाषा है, जो विद्यालयों में पढ़ाया जाए, वो मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। इसलिए पढ़ाया जाए ताकि स्कूल की भाषा और विद्यालय की भाषा में संबंध स्थापित हो सके। इसीलिए शिक्षाविदों ने कहा है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इस प्रकार अगर हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो घर और स्कूल की भाषाओं में क्या कर पाएगा, वो संबंध स्थापित कर पाएगा, अर्थात स्कूल में वह डर का सामना नहीं करेगा, अर्थात डर हट जाएगा। नेक्स्ट आइए प्रश्न पूछने, अपनी बात करना। अक्सर क्या होता है कि छात्र को तो पढ़ा रहे हैं, जब शिक्षक द्वारा कुछ पूछा जाता है तो सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य यह है कि छात्रों को ऐसे पढ़ाए, है ना, ऐसे माहौल उपलब्ध कराए जिससे छात्र के मन में जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उनसे संबंधित वह प्रश्न पूछे, किससे पूछे, शिक्षक से, है ना। और साथ ही साथ वह अपनी बात को आसानी से कह पाए, चाहे वह अपने मित्रों से हो या शिक्षक से हो या अन्य सहपाठियों से हो। तो ऐसी क्षमता का विकास करना भी एक उद्देश्य है। नेक्स्ट आइए ध्यान से सुनना और रुचि पैदा करना।
एक उद्देश्य है, शिक्षक जब पढ़ाया जा रहा है तो छात्रों को क्या करना है, ध्यान से सुनने की इच्छा पैदा करना है कि किस प्रकार छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बात को ध्यान से सुने। कैसे सुने, तो उनको याद हो, कुछ अनुभव प्राप्त हो, इस प्रकार ध्यान से सुनने की आदत आपको डालनी होगी। नेक्स्ट कहा गया है रुचि पैदा करना, अर्थात सुनने की रुचि पैदा करना कि कैसे हम एक शिक्षक के रूप में अपनी बात को जब छात्रों के सामने रखें तो छात्र रुचि पूर्वक आनंद पूर्वक हमारी बात को सुने, है ना। तो इसलिए एक शिक्षक को ऐसे मौके उपलब्ध कराने होंगे जिनसे छात्र अधिक से अधिक आनंद पूर्वक हमारी बात को अर्थात एक शिक्षक की बात को सुन सके। ऐसे मौके आपको उपलब्ध कराने होंगे, ऐसे अवसर उपलब्ध कराने होंगे जिनसे वह अधिक से अधिक आनंद पूर्वक सुन व समझ सके। नेक्स्ट आइए, समझ कर पढ़े। समझ कर पढ़ने का तात्पर्य यह है कि छात्र जो कुछ भी पढ़ रहा है ना, उनसे वह अर्थ निकाले। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षण, है ना, इसको बोलते हैं भाषा। एक भाषा है हमारी, बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। शिक्षण, शिक्षक को मतलब तो जानते ही हैं, टीचिंग, पढ़ाते हैं, अर्थात भाषा पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। भाषा पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो करेक्ट है कि ये जो शब्द है और ये पूरा वाक्य है ना, इनके बारे में हमें समझ आनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो इनके जो शब्द है उनको समझने की क्षमता विकसित हो। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भी हम पढ़े उनको समझ करके पढ़ें, अर्थात हम अपने से अर्थ निकालें कि इसका मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है और यही होना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या करें, समझ कर पढ़ें। नेक्स्ट आइए, चित्रों से परिचित हो। अधिकतर क्या होता है कि आज के विद्यालय में शिक्षक द्वारा क्या होता है, आए पढ़ा दिए शिक्षक द्वारा, है और चल दिए, है। बच्चे समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको और क्या चाहिए, उनके लिए क्या आवश्यक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, इनसे कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर हम चित्रों से परिचित कराएं बच्चों को, है, कोई भी चित्र लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी के चित्र लिख सकते हैं, या भारत का नक्शा ले सकते हैं, अनेक प्रकार के चित्र हैं हमारे पास, कौमे की। आप चाहे तो पेपर के जो कटअप है उनको ला सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इस प्रकार ये चित्र है और चित्र में क्या हो रहा है, अर्थात चित्र क्या बोल रहा है, उनके बारे में क्या करें, परिचित कराएं, ताकि चित्रों के बारे में समझ विकसित हो सके। यह एक उद्देश्य है। चित्रों के माध्यम से अगर पढ़ाएंगे तो बालक के अंदर में अर्थात उनकी मस्तिष्क में चित्रात्मकता विकास होगा। नेक्स्ट है, पूर्व ज्ञान की मदद से पाठ्य सामग्री को पढ़ाएं या पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएं। अधिकतर क्या होता है कि बच्चे पढ़ने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, है ना। एक शिक्षक अगर वह बढ़िया प्रभावशाली है, बच्चों को सही ढंग से पढ़ाता है, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, है ना। जैसे कि हम मरुस्थल पढ़ा रहे हैं, मरुस्थल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम आसपास हमारी कौन कौन सी वस्तुएं बनती है रेत से, उनके बारे में हम क्या करें, पूर्व ज्ञान बताएं, अर्थात उनके बारे में क्या जानते हैं, पूर्व में क्या जानते हैं, है। मरुस्थल अर्थात रेत, जहाँ रेत पाया जाता है, तो हम रेत के बारे में बता सकते हैं कि रेत वास्तविक में होता क्या, कहाँ से मिलता है, रेत से क्या क्या बनता है, रेत देखिए हो जी। इस प्रकार अनेक प्रकार के हम प्रश्न पूछ करके छात्रों के पूर्व ज्ञान की मदद से हम पाठ्य सामग्री का निर्माण कर सकते हैं कि किस प्रकार के पाठ्य सामग्री छात्रों के लिए होगा या बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार पाठ्य सामग्री निर्माण करके वैसे ही हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं जिनसे छात्रों को समझने में आसानी हो, उनको अनुभव में आसानी हो, वो प्रश्न करने में आसानी हो, उनको क्या बोलते हैं, झिझक महसूस ना हो। तो इस प्रकार से हम ऐसे मौके उपलब्ध कराएंगे, तभी एक छात्र अर्थात जितने भी छात्र कक्षा में है उनके अंदर क्या बोलते हैं, शक्ति का विकास होगा, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति का विकास होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान की मदद से छात्रों के अंदर पाठ्य सामग्री क्या किया जाए, मौके उपलब्ध कराया जाए। पढ़ने की प्रक्रिया स्कूल और बाहर। देखिए अधिकतर क्या होता है कि जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया चलती है, स्कूल और बाहर दोनों जगह होनी चाहिए, है ना।
केवल स्कूल में ही नहीं पढ़ाना चाहिए, अर्थात बाहर अर्थात मैदान में भी हम जा करके कुछ गतिविधियों के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं कि बाहर कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती है उस पाठ से संबंधित, और ऐसे मौके उपलब्ध कराया जाए। इसलिए केवल पढ़ना कक्षा में ही नहीं है, बाहर भी है, इसलिए कक्षा के बाहर और अंदर दोनों जगह होने चाहिए। यहाँ एक उद्देश्य है। नेक्स्ट आइए अनुमान। अब बालक को कुछ तर्क चिंतन करने के मौके उपलब्ध कराने चाहिए जिनसे वह अनुमान लगा सके, है ना। अब अनुमान लगाएं कि यह दरवाजे की लंबाई क्या है, ये ब्लैक बोर्ड की लंबाई चौड़ाई क्या है। अब अनुमान लगाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये 6 और 4 6 5 फीट, मतलब ये 7 फीट है और ये 5 फीट है। इस प्रकार से बोलेंगे तो लगभग इतना है, इस प्रकार से। तो ये एक प्रकार से अनुमान लगाएंगे। आपकी लंबाई कितनी है अर्थात मेरी लंबाई कितनी है ना। ऐसे प्रश्न कर सकते हैं ताकि बच्चे अनुमान लगाएं। यह जो है डेस्क इसकी लंबाई कितनी है, ये पंखा 4 महीना की क्यों नहीं हो सकती, है ना। ये फूल फूले तो कैसे, क्यों फूलता है। इस प्रकार से बच्चों को अनुमान लगाने के मौके उपलब्ध कराने होंगे, है ना, जिनसे उनकी जो मस्तिष्क की जो तंतु है ना, वो खुलेगी। आइए नेक्स्ट है, सुनी कहानी कविताओं से अनुभव जोड़ना। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो कहानी कविता बच्चे सुने हैं उनसे अनुभव जोड़ना, अर्थात क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए, क्या क्या अनुभव प्राप्त होंगे छात्रों को, है ना। तो उनसे अनुभव जोड़ना। मान लीजिए हम कोई कहानी बच्चों को बताएं, खरगोश और शेर की, शेर और खरगोश की कहानी आप सुने होंगे, है ना। बताएं, सुनाएं, सुनने के बाद छात्रों को क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार खरगोश ने चतुराई के माध्यम से चतुराई का उपयोग करके शेर को मारा, है ना। शेर को मारने के साथ अन्य जंगली जानवरों की जान बचाई, है ना। और अनुभव क्या हो सकते हैं, क्या अनुभव मिल सकता है। जिस प्रकार एक और कहानी है कौवा की। कौवे की कहानी में क्या होता है, कौवे को प्यास लगती है, प्यास लगने के बाद वह इधर उधर देखती है कि कहाँ पर क्या है ना। तो जैसे एक मटके में पानी लाता है, तो मटके में पानी देखता है तो चोंच नहीं पहुंच पाता है, तो कंकड़ डाल के उसको भरता है ना, कंकड़ डाल करके भरता है। तो इस प्रकार क्या है, उनको अनुभव जोड़ना है। आप ऐसे और मौके उपलब्ध कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अंदाज। अंदाज का तात्पर्य है कि कल मैं वहां जाऊंगा, कल मैं यहाँ जाऊंगा, है ना। और यहीं पर क्या आपने कहानी बताया कौवा वाला ना, वो लाला के कंकड़ को लाला करके किसमें भरता है, मटके में भरता है। मटके का पानी ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद क्या होता है, पानी पी लेता है ना। तो कंकड़ के अलावा और क्या क्या, कंकड़ के अलावा और क्या क्या कौवा उसमें डाल सकता है जिनसे वह पानी पी सकता है। तो बच्चे आसानी से भी बोल सकते हैं कि हाँ उसमें जो टीवी का वगैरह का फॉर्म होता है वो डाल सकते हैं, है ना। लकड़ी के टुकड़ा लाला करके डाल सकते हैं, पानी पी सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे पाइप लगाकर पानी पी सकता है ना। तो यह एक प्रकार का अंदाजा ही है ना। इस प्रकार अंदाज लगाने की शक्ति का भी विकास होगा। तो यह है प्राथमिक कक्षाओं की सब। प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 के लिए उद्देश्य है भाषा शिक्षण के लिए, ठीक है। इस प्रकार की भाषा शिक्षण प्रदान की जाए। तो एक शिक्षक के रूप में आप इन उद्देश्यों को ग्रहण करें, आत्मसात करें और ऐसे मौके उपलब्ध कराने होंगे जिससे छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो, उनके अंदर समझ पैदा हो, उनके अंदर अनुभव पैदा हो, उनके अंदर अंदाजा लगाने की शक्ति का विकास हो। तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य है, दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को सुदृढ़ और संगठित प्रदान करें, जिनसे जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं का अंत हो, है ना, उन समस्याओं का अंत हो और नई समस्याएं पैदा ना हो। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही हम छात्रों के अंदर इन गुणों का विकास करते हैं। इन गुणों का विकास करने का यही उद्देश्य है कि हम इन गुणों का विकास करके हम राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें, है ना, अपने राष्ट्र अपने देश को सुदृढ़ और मजबूत और विकसित बना सके। यही संकल्पना और उद्देश्य के साथ हम क्या करते हैं, यह उद्देश्य निर्धारित करते हैं जिनसे बच्चों के अंदर विकास हो। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि इतने उद्देश्य, इतने पाठ्यक्रम क्रियाएं, इतने ट्रेन टीचर होने के बावजूद भी बच्चों के अंदर जो गुणों का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसका एक कारण यह कर सकते हैं कि शिक्षकों की कमी या शिक्षकों को बहुत सारे काम देने के
देने के साथ साथ उनके अंदर जैसे कि बहुत सारे और जिम्मेदारी देना, जैसे चुनाव की जिम्मेदारी, मध्याह्न की जिम्मेदारी, मतगणना की जिम्मेदारी है ना, जनगणना की जिम्मेदारी, अनेक प्रकार की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जिनके कारण शिक्षक क्या है अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारा जो काम है ना, तो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और एक और कि जो शिक्षा नीतियों के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 40 छात्र में एक बच्चे, 40 छात्र में एक शिक्षक, सॉरी 40 छात्र में एक शिक्षक, यह जो अनुपात है एकदम सही नहीं है ना। इस अनुपात को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कहा गया है कि 1:30 अर्थात 30 बच्चे में एक शिक्षक होने चाहिए। यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार अगर इस शिक्षा नीति को लागू किया जाए तो शिक्षकों की जो कमी है उनको पूरा किया जा सकता है। अगर शिक्षक ज्यादा होंगे तो बच्चों के अंदर उन गुणों का विकास भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। एक शिक्षक होने के नाते हम उद्देश्यों का पालन कक्षा के अंदर करें, कक्षा के अंदर करके बच्चों के अंदर इन आर्थिक, सामाजिक, मानवीय गुणों का विकास करें, जिनसे वह कुछ बन सके, कुछ कर सके और कुछ सीख सके, वास्तविक में कुछ सीख सके। बच्चे क्या करने के लिए आते हैं? वास्तविक में पढ़ने के लिए नहीं आते, सीखने के लिए आते हैं, है ना। हम कहीं भी तो पढ़ सकते हैं, है ना, वास्तविक में सीखने के लिए आते हैं। इस प्रकार यह हो गया भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अगर इसमें और इसमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे फोन करिएगा 9685200454। पुनः एक बार और 9685200454। धन्यवाद।